स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक्शन मोड में नजर आए। कल हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने मुंगेली और गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया। मुख्यमंत्री ने मुंगेली जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता आर.के. मिश्रा को तत्काल सस्पेंड करने का आदेश दिया है। वजह है मनियारी और पटिया जलाशय जैसी अहम परियोजनाओं का सालों से अधूरा पड़े रहना। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि ये सीधी लापरवाही का मामला है। वहीं गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले में शिक्षा विभाग की गड़बड़ियों पर भी बड़ा फैसला लिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी जगदीश कुमार शास्त्री को उनके पद से हटाए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं और साफ तौर पर कहा गया है कि सरकार अब किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। और मध्य प्रदेश के इंदौर में ऐतिहासिक लालबाग पैलेस को एक नई पहचान दिलाने की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने परिसर के जीर्णोद्धार और उद्यान पुनर्विकास कार्य का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना सिर्फ एक इमारत का नवीनीकरण नहीं बल्कि इंदौर की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और वैश्विक मंच पर पेश करने की दिशा में बड़ा कदम है। और इस पहल से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में आम नागरिक मौजूद रहे जिससे आयोजन और भी खास बन गया। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुंगेली में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे देश की माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। सीएम ने कहा कि सेना ने आतंकियों के ठिकानों को चिन्हित कर उन्हें नष्ट किया और यह कार्रवाई पूरी दुनिया ने देखी है। राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियों ने ऑपरेशन सिंदूर पे भारतीय वायुसेना के कितने जहाज क्षतिग्रस्त हुए हैं, इस बात को बार बार कह रहे हैं, इस पर क्या कहना है? अब देखिए, जिस तरह से 22 अप्रैल को पहलगाम में हमारे देश की माता बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया और उसका बदला हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे देश के वीर जवानों ने ले लिया है। जो आतंकवादियों के ठिकाने थे उनको चिन्हित करके उनको नष्ट करने का काम किया है, जिसमें 100 से भी ज्यादा खूंखार आतंकी मारे गए हैं और इसको पूरा दुनिया देखा है। बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सुशासन त्याग के तीसरे चरण में दुर्ग जिले के अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मुरमुंदा पहुंचे। यहां आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने आकस्मिक निरीक्षण के बाद लोगों की समस्याएं सुनी और वहीं उनके समाधान के निर्देश भी दिए। भीषण गर्मी के बावजूद सीएम को सुनने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए और जोरदार स्वागत मुख्यमंत्री का किया। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा, सांसद विजय बघेल और स्थानीय विधायक सहित कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद नजर आए। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुर्ग में सुशासन त्योहार के तीसरे चरण के दौरान बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये अभियान सिर्फ सरकारी योजनाओं की जानकारी देने का नहीं बल्कि जनता से सीधा फीडबैक लेने का जरिया है। सीएम साय ने कहा कि हम जो कर रहे हैं क्या उससे जनता संतुष्ट है या फिर नहीं, और यही जानने के लिए हम गांव-गांव पहुंच रहे हैं। एसीबी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई पर भी उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है और जिनके खिलाफ शिकायतें हैं उनके खिलाफ जांच भी लगातार जारी है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ मनरेगा में कटौती के कांग्रेस के आरोपों पर सीएम साय ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को झूठ बोलने में पीएचडी मिली है और ऐसा झूठ बोलते हैं कि चेहरे पर शिकन तक नहीं आती।
और वहीं भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा ने बताया कि प्रदेश कैबिनेट ने इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर जैसे बड़े शहरों को मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा देते हुए एक नई काउंसिल के गठन को मंजूरी दी है। और उन्होंने कहा कि यह फैसला प्रदेश के शहरी विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम है, जो इन शहरों को बेहतर योजना और प्रबंधन के साथ विकास की नई दिशा देगा। तो इसके लिए आज कई महत्वपूर्ण निर्णय आज उस कैबिनेट के अंदर डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी पूरी कैबिनेट ने जो लिए, एक नए विकास की परिकल्पना मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, पूरी कैबिनेट ने जिसकी शुरुआत की। आप सबको ध्यान में है कि इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर, इन 5 शहरों के अंदर मेट्रोपॉलिटन सिटी के नाते से एक काउंसिल बनाकर शहरी विकास की नई परिकल्पना को आज कैबिनेट ने सील लगाई है। और इस नाते से अब हम जिस मुंबई के और छत्तीसगढ़ में अब चुनावी सियासत संविधान के मुद्दे पर गरमाई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज जांजगीर से संविधान बचाओ रैली की शुरुआत की और इस रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं सचिन पायलट ने इस दौरान बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बीजेपी संविधान को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से कानून बना रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और 3 साल के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी तय है। पायलट ने पहलगाम आतंकी हमले पर केंद्र को घेरा और पाकिस्तान पर आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाया। उन्होंने सेना की कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की और कहा कि कांग्रेस हमेशा सेना के साथ खड़ी है। जातिगत जनगणना पर भी पायलट ने केंद्र से कांग्रेस की मांग को जायज ठहराते हुए कहा कि अब जाति के आधार पर हक देने का वक्त आ गया है। कांग्रेस पूरी तरह स्थापित है। 1.5 साल में लोग पछता रहे हैं कि जो सरकार उन्होंने बनाई थी वो हमेशा वादा खिलाफी कर रही है और सरकार रायपुर से नहीं चल रही है, इसका नियंत्रण कहीं और है। और भाजपा की जो सरकार है, जिन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए थे उनमें से बिल्कुल पूरा नहीं कर रहे हैं। नरेगा हो, ग्रामीण विकास हो, धनराशि आवंटन करने का काम हो, हर जगह लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसका जवाब भी हमारे कार्यकर्ता मांगेंगे। जैसा बाकी लोग भी कह रहे हैं, जाति जनगणना का उद्देश्य सिर्फ जाति मालूम करना नहीं है, वो किस हालात में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कितना उनको शिक्षा मिली, कितना सरकारी योजना का लाभ उनको मिला है, कितना वो वंचित हैं, कितना उनको पैसा मिला नहीं मिला, उनकी भागीदारी सरकार में कितनी है। जब तक वो पूरा मापदंड हम तय नहीं करेंगे तो सिर्फ जाति पूछने का उद्देश्य नहीं है। उनकी शैक्षिक, जैसे भूपेश बघेल जी ने भी कहा, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या परिस्थिति है, उनको मुख्यधारा में हम कैसे जोड़ सकते हैं, ताकि सरकारें अभी ये मनमाने आवंटन करते हैं, इसको उतना बजट, इसको उतना पॉलिसी, इसको उतना पैसा, उसका कोई क्राइटेरिया। और छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। भिलाई की आम्रपाली सोसाइटी में इस वक्त ईओडब्ल्यू और एसीबी की संयुक्त छापेमारी लगातार जारी है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश भर में लगभग 23 ठिकानों पर एक साथ ये कार्रवाई की जा रही है और भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र हाउसिंग बोर्ड की आम्रपाली सोसाइटी में B29 नंबर मकान में कारोबारी अशोक अग्रवाल के घर पर जांच जारी रही। अशोक अग्रवाल पहले खुर्शीपार इलाके में रहते थे और फिलहाल टीम घर के दस्तावेज और लेनदेन से जुड़ी जानकारियां खंगाल रही है और शराब घोटाले से जुड़े इस मामले में और भी खुलासे संभव बताए जा रहे हैं। और वहीं मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई। हनुमना थाना क्षेत्र में एक युवक ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण किया और फिर किसी और से शादी करने की तैयारी में था। वहीं पीड़िता के परिजनों ने जब सच्चाई जानी तो 18 मई को थाना हनुमना में शिकायत इसकी दर्ज कराई और पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए आरोपी को जो है 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया और आरोपी पर आईपीसी की धारा 376, 376 2N 450, 506 सहित पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाई गई है।
एक हनुमाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये घटना हुई थी, जिसमें करीब 2022 की ये घटना है। इसमें एक दुष्कर्म का मामला है ये, जिसमें रात में एफआईआर हुई है इसमें हनुमाना थाना क्षेत्र में, और पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक इसमें कार्रवाई करके आरोपी देवेंद्र साकित को इसमें गिरफ्तार किया गया और मामले की विवेचना चल रही है। जो भी साक्ष्य और आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे। उसकी शादी भी होने वाली थी। हाँ, ऐसा शादी होने की सूचना थी, लेकिन चूंकि मामले का आरोपी था इसलिए उसको एक हनुमाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये घटना हुई थी, जिसमें करीब 2022 की ये घटना है। इसमें एक दुष्कर्म का मामला है ये, जिसमें रात में एफआईआर हुई है इसमें हनुमाना थाना क्षेत्र में, और पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक इसमें कार्रवाई करके आरोपी देवेंद्र साकित को इसमें गिरफ्तार किया गया और मामले की विवेचना चल रही है। जो भी साक्ष्य और आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे। उसकी शादी भी होने वाली थी। हाँ, ऐसा शादी होने की सूचना थी, लेकिन चूंकि मामले का आरोपी था इसलिए उसको एक हनुमाना। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से मानवता को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां 2 मासूम बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई, लेकिन दुख यहीं खत्म नहीं हुआ। आरोप यह भी है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने परिजनों से 20,000 रुपए की रिश्वत भी मांगी थी। घटना सरगुजा के रघुनाथपुरी चौकी क्षेत्र के ग्राम सिलसिला की बताई जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव वाहन न मिलने पर मासूम के शव परिजनों को मोटरसाइकिल से लेकर अपने गांव लौटना पड़ा। परिजनों के गंभीर आरोपों पर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर PS मार्को ने सफाई दी है और कहा कि आरोपों की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। फिलहाल सवाल यह है कि क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या ये मामला भी बाकी मामलों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा। से उनका छोटा साली है। जब हम अस्पताल में आए तब बोले, हम तो जीजी को जानकारी दिए कि बोले कि एक बच्चा के 10-10 हजार पैसे मांग रहे हैं, जो चीड़-फाड़ करते हैं वो डॉक्टर। तो हम बोले काहे के लिए मांग रहे हैं, तो सरकारी हॉस्पिटल है। बच्चे लोग को शाम को और फिर रात में ले गए, फिर दोबारा सुबह लाए हो तो सर मैं तो काम करने के लिए गया था। मेरे को 6 बजे करीब बाद फोन किया, मेरे भाई छोटू नाम का था। हाँ, बोलने लगा का दोनों तालाब में डूब गए हैं। फिर क्या किया आपने? फिर मैं बातें नहीं किया उधर से। फिर मैं BMO से पता किया, तो BMO द्वारा ये बताया गया कि हमारे द्वारा अस्पताल रघुनाथपुर वालों के द्वारा बताया गया कि धौरपुर में 100 वाहन उपलब्ध है, आपको रुकना पड़ेगा आधा घंटा। और आज के जियोपॉलिटिक्स में कोई स्थायी मित्र या दुश्मन नहीं होता, केवल राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होते हैं। ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका की नीति में कई अप्रत्याशित बदलाव सामने आए, जिससे रूस और भारत जैसे देशों को रणनीतिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारत जैसे देश को आतंकवाद फैलाने की बात करें, पाकिस्तान जैसे देश की तरफ से आतंकवाद फैलाने के बावजूद IMF से सहायता मिलती है पाकिस्तान को, जबकि भारत के खिलाफ आतंकी कार्रवाई के समय अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बेहद कमजोर रहा। पहलगाम हमले के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति में बदलाव के संकेत दिए, क्योंकि किसी भी देश ने आतंकवाद को लेकर भारत के साथ अपना रुख नहीं दिखाया। जबकि दूसरी तरफ देखें तो चाइना और तुर्की की तरफ से आतंकवाद के समर्थन में लगातार पाकिस्तान का साथ दिया जा रहा है। अफगानिस्तान के साथ अगर हम बात करें तो भारत की बढ़ती नजदीकी और जयशंकर मुत्ताकी की बातचीत इसी नई भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं। और ये पहली बार है जब दोनों देश के विदेश मंत्रियों ने बातचीत के बारे में सार्वजनिक तौर पर बयान जारी किया। चलिए समझते हैं रिपोर्ट के जरिए कि आखिर क्या है मायने, इस रिपोर्ट में समझते हैं। जियोपॉलिटिक्स में कोई पराया या अपना नहीं होता, सभी एक दूसरे से अपने निजी हित के लिए शामिल होते हैं। लेकिन इस समय जियो रिलेशन में एक अजीब कश्मकश दिखाई दे रही है, क्योंकि जब से ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बनकर आए हैं वे लगातार अजीबोगरीब काम किए जा रहे हैं। कल तक अमेरिका जिसे आतंकवादी मानता था और जिसके ऊपर इनाम घोषित किए हुए था, उसे ट्रंप ने राजनीतिक मान्यता दे दी और उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए हैं। हम बात कर रहे हैं सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा की। अभी हाल ही तक अहमद अल शरा को उसके निकनेम अबू मोहम्मद अल जुलानी, जिसे अल गोलानी या अल जुलानी भी कहा जाता है, वह एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित और अमेरिका के द्वारा नामित आतंकवादी था, जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा था। लेकिन इनसे मुलाकात कर इतिहास रच दिया।
इससे रूस और ईरान के इमेज को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि 8 दिसंबर 2024 को बशर अल असद जो सीरिया में अपना शासन चला रहे थे, रूस भाग गए, क्योंकि जिस रूसी सेना के दम पर वह शासन चला रहे थे वह यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझ गई। और इसी का फायदा उठाते हुए अहमद अल शरा ने धावा बोल दिया और मजबूर होकर बशर अल असद को रूस भागना पड़ा। और 53 सालों तक देश पर सख्ती से शासन करने के बाद असद शासन का पतन हो गया। वहीं पाकिस्तान, जिसके बारे में हर कोई जानता है कि वह आतंकवाद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, फिर भी IMF की तरफ से लगातार पैसे दिए जा रहे हैं, जिसका उपयोग पाकिस्तान ने भारत हमले में मारे गए आतंकी को पेंशन के रूप में उपयोग कर रहा है। लेकिन फिर भी खुले तौर पर आतंकवाद की इस लड़ाई में किसी ने भारत का खुले तौर पर साथ नहीं दिया। इसके कारण भारत को अपनी विदेश नीति में बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यकारी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से फोन पर बात की। यह पहली बार है जब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने बातचीत के बारे में सार्वजनिक तौर पर बयान जारी किया। एस जयशंकर ने फोन कॉल के दौरान पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले को लेकर मुत्ताकी की ओर से की गई निंदा की सराहना की। हालांकि भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन भारत काबुल में एक समावेशी सरकार के गठन की वकालत करता रहा। लेकिन अब भारत को इस ओर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बीते समय में तालिबान और पाकिस्तान के बीच संबंध खराब हो गए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का सिर्फ इस्तेमाल किया, जिसे पाकिस्तान अच्छी तरह से समझ चुका है। पाकिस्तान अपने यहाँ मौजूद लाखों अफगान शरणार्थियों को वापस भेज रहा है। इसका अफगानिस्तान विरोध करता रहा है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच सीमा विवाद भी रह रहकर बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। ऐसे में क्या भारत तालिबान को मान्यता दिए बगैर अफगानिस्तान से अपने संबंध सुधारना चाह रहा है? हालांकि हाल के महीनों में भारत और तालिबान के बीच संपर्क बढ़ा है, जो रिश्ते को और गहरा करने की ओर संकेत दे रहा है। तो क्या भारत की अफगान नीति अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है? क्या आने वाले दिनों में भारत तालिबान के साथ अपने रिश्ते और गहरा करेगा? और क्या इससे भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपने वैश्विक अभियान में समर्थन मिलेगा? इन सवालों का जवाब और आज सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में है कि देश को आखिर सुरक्षित कैसे रखा जाए जब गद्दार अपनों के बीच में हो। आखिर मन की मर्यादा सिर्फ पैसों तक सिमट कर रह गई है। क्या पैसों से कोई अपनी मां से भी गद्दारी कर सकता है, जिसकी गोद में उसने खेला हो, जिसकी गोद में सर रखकर सोया हो? आखिर कैसे? लेकिन ऐसा हुआ है कि कुछ लोग हमारे ही बीच रहकर ISI के लिए काम कर रहे थे और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। लेकिन अगर हम बात करें तो गलत आज नहीं तो कल आपका साथ छोड़ देता है, और इसलिए यहां एक बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि बुरे काम का नतीजा भी बुरा ही होता है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद से 10 जासूस पकड़े गए हैं जो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहे थे, और इनमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से कई सारे लोग शामिल हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से देश की खुफिया एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद 8 मई से लेकर अब तक 10 जासूसों को पकड़ा है। ये सभी पाकिस्तान के साथ संवेदनशील जानकारियों को शेयर कर रहे थे। सुरक्षा एजेंसियां कई और लोगों का पता लगा रही हैं, जिनके तार पाकिस्तान से जुड़े हो सकते हैं। सबसे पहले पंजाब से 2 जासूस गजाला और यमीन मोहम्मद पकड़े गए। बता दें कि पंजाब की मलेरकोटला पुलिस ने इन दोनों जासूसों को गिरफ्तार किया था, और इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद सामने आया कि नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करने वाला दानिश उनसे मिलता रहता था। ये पाकिस्तान का वीजा लगवाने उसके पास जाते थे, और इतना ही नहीं, दानिश के द्वारा उनके मोबाइल पर पैसे भी ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए हैं। इसके साथ ही पंजाब पुलिस ने 14 मई को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले नोमान इलाही को गिरफ्तार किया। नोमान से अभी भी पूछताछ की जा रही है। आरोप है कि नोमान पाकिस्तान के कुछ एजेंट्स के साथ संपर्क में है। वहीं हरियाणा के कैथल जिले से पाकिस्तान का मददगार देविंदर सिंह ढिल्लो को भी गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि उसने भारत के सैन्य ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी और सेना की गतिविधियों के बारे में पाकिस्तान को बताया है।
आरोपी ने कबूल किया कि वे कॉरिडोर के रास्ते पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब, ननकाना साहिब, लाहौर और पंजा साहिब जैसे धार्मिक स्थलों पर दर्शन करने गया था और इसी दौरान वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में आया। वहीं यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को हरियाणा की हिसार पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ज्योति पाकिस्तान हाई कमीशन में कार्यरत दानिश नाम के अधिकारी के साथ संपर्क में थी, जिसे बीते 13 मई को भारत सरकार ने देश छोड़कर जाने को कहा था। ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति खुफिया जानकारियां पाकिस्तान के साथ शेयर कर रही थी। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई लड़की, लेकिन एक एक्स यूजर ने उसे पकड़ लिया था। दरअसल साल 2024 में एक एक्स यूजर कपिल जैन ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA को टैग करते हुए ज्योति की गतिविधियों पर संदेह जताया था। उन्होंने लिखा था कि NIA कृपया इस महिला पर करीबी नजर रखें। एक्स पर किया गया पोस्ट अब वायरल हो रहा है और इस पोस्ट के बाद कई लोग सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले अरमान को थाना नगीना के अंतर्गत गांव राजाका से गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि वे व्हाट्सएप के जरिए देश सैन्य गतिविधियों को पाकिस्तान भेजता था। वहीं पुरी की यूट्यूबर प्रियंका सेनापति से भी जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। दरअसल सितंबर 2024 में ज्योति मल्होत्रा पुरी गई थी और इस दौरान वह प्रियंका से मिली थी। अब एजेंसियां पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या प्रियंका को ज्योति की गतिविधियों की जानकारी थी या फिर वो कुछ शेयर कर रही थी। यूट्यूबर नवांकुर चौधरी पर भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि उसने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर के एक बिजनेसमैन शहजाद को स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF ने मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है। STF ने बताया कि उसने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी अपने आकाओं को दी थी। मैं कई बार पाकिस्तान जा चुका था और कथित तौर पर कपड़े और मसालों की तस्करी में शामिल था। और अंत में मोहम्मद मुर्तजा अली को गुजरात पुलिस ने जालंधर में छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया था। उसकी गिरफ्तारी खुफिया जानकारी के आधार पर की गई थी कि वह पाकिस्तान की ISI के लिए जासूसी कर रहा था। उसके पास से 4 मोबाइल फोन और 3 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़े गए जासूसों की गिरफ्तारी देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चेतावनी है और इस पूरे मामले ने यह साबित कर दिया है कि हम अपने घर में ही अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें। सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की गहराई से जांच कर रही हैं और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी नए खुलासे हो सकते हैं। अब देखना यह होगा कि इन गिरफ्तारियों के बाद सुरक्षा एजेंसियां और सख्त कदम उठाती हैं या नहीं। अब देखना यह होगा कि इन गिरफ्तारियों के बाद सुरक्षा एजेंसियां और सख्त कदम उठा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़।